हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था संसाधन, उसी का अगला पार्ट है। तो हमने पिछले पार्ट में हमने देख रखा था कि संसाधन नियोजन क्या है, संरक्षण क्या है। नियोजन ही संरक्षण का एक रूप है, या हम ये कह सकते हैं जहाँ पर नियोजन किया जाएगा वहाँ पे संसाधन का संरक्षण होना शुरू हो जाएगा। नियोजन का मतलब होता है नियम बनाना, प्लानिंग करना, प्लान बनाना। और प्लानिंग हम लोग कर रहे थे, या हम लोग के द्वारा या हमारे सरकार के द्वारा प्लानिंग किया जाता है संसाधन को संरक्षण देने का। इसमें हमने बहुत सारा तरीका देख लिया था कि किस किस प्रकार से संसाधन का नियोजन किया जा रहा है। एक हमने देखा राष्ट्रीय लेवल पर हमने देखा कि कुछ समाज सेवी नेता और समाज सुधारकों के द्वारा कुछ संसाधनों के बचाव के लिए आंदोलन छेड़ना पड़ा था। जैसे आपने देखा था कि मेगा पाटकल के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। उसी तरह सुंदरलाल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिला के थे, तो उस जिला में पेड़ पौधा का जो कटाई किया जा रहा था सरकारी ठेकेदारों के द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, महिलाओं को जागरूक किया था, महिलाओं को समझाया था। महिलाओं को समझाने के बाद ठेकेदारों से महिलाओं ने चुनौतियां ली। महिला क्या की, ठेकेदारों को रोकने के लिए कि पेड़ से चिपक कर खड़ा हो गई। अब महिलाओं ने एक अनुशासन दिया कि आपको अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटिए और उसके बाद पेड़ को काटेगा। तो जो ठेकेदार होते हैं वो रुक जाते हैं और इस प्रकार से वन के संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से वन की संरचना या वन की सुधार या वन की बचाव किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं आगे। तो आगे का पॉइंट हम लोग को आ जाता है सतत पोषीय विकास। सतत पोषीय विकास होता क्या? सतत पोषीय विकास जो होता है, ये ऐसा विकास होता है जो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान ना हो अगर हम किसी संसाधन को यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम संसाधन को यूज भी करें, वो भविष्य तक चलते चला जाए, हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों को भी वो फायदा पहुंचाए, उससे कोई घाटा ना हो। जैसे कि अब बात कर सकते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा भी एक ऐसा संसाधन जिसको हम सतत पोषीय विकास संसाधन कह सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, तो इससे क्या कोई नुकसान है नहीं। और हम लोग अगर सौर ऊर्जा को इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है। और ये आज हम प्राप्त किए हैं तो कल भी प्राप्त करेंगे, पवन ऊर्जा आज प्राप्त किए हैं तो कल भी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के क्या है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हम भी इसका फायदा उठाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ अगर हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सतत पोषीय विकास क्या है। तो सतत पोषीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे। क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, सतत पोषीय विकास कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सतत पोषीय विकास कहलाएगा। ठीक है, अब सतत पोषीय विकास के बाद आ जाता है हम लोग का सतत पोषीय विकास की अवधारणा। तो सतत पोषीय विकास के बाद हम लोग का आ जाता है कि सतत पोषीय विकास की अवधारणा क्या है। तो सतत पोषीय विकास की अवधारणा जो हम लोग को देखने के मिलता है आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण में होने वाले ह्रास। ठीक है, तो ये भी क्या है, सतत पोषीय विकास की अवधारणा है। तो इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण में होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित किया। कहने का मतलब एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम रखा गया लिमिट्स टू ग्रोथ। आने विकास करिए आप लोग, लेकिन क्या लिमिट में करिए। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित किया। यह पुस्तक दुनिया
कि बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के आदेशों को बड़ी खूबी से बताती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से ब्रूंडलैंड रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट ने विकास की नियंत्रित नई संकल्पना को जन्म दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ पॉइंट को रखा गया। हम लोग जो पुराने तौर तरीका था उससे ऊपर उठे और नए नए तकनीक का अपनाए, और जो समस्या चल रहा था इसे हम लोगों के सामने, अन्य देशों के सामने रखा, और उसको क्या हम लोग सुरक्षित रखने, यानी कि जो प्रदूषण फैल रहा था और हम लोग संसाधन का लगातार यूज कर रहे थे, संसाधन के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे कि भविष्य में क्या होगा, तो इसके बारे में हम कुछ अवधारणा प्रस्तुत किया। जो अवधारणा प्रस्तुत किया गया उसमें था लिमिट्स टू ग्रोथ, उसके बाद था आवर कॉमन फ्यूचर, ये 2 पॉइंट को रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद इन रिपोर्ट को निम्नांकित नई संकल्पनों को जन्म दिया। निम्नांकित नए संकल्प को जन्म क्या दिया कि कुछ चीजें बदली और लोग अपना अपना कुछ कर्तव्य समझना शुरू कर दिया। जैसे कि पहला में हो गया क्या कि विकास के अंतर्गत समाज के सभी लोगों के लिए बृहत सामाजिक और भौतिक कल्याण का समावेश होना चाहिए। कहने का मतलब लोगों में यह जागरूकता होनी चाहिए, लोगों में यह बृहत सामाजिक भौतिक की जागरूकता होनी चाहिए कि लोग ये समझे कि हम लोग जो विकास कर रहे हैं उसमें ऐसा विकास होना चाहिए कि हम लोग भावी पीढ़ी को आने में कोई नुकसान ना हो और वर्तमान में अच्छे से हम अपना जो भी आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग विकास का नाम सुने, विकास कोई लड़का नहीं, विकास करने का मतलब जब हम अपने आर्थिक ग्रोथ जो निचला स्तर से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा विकास होता है। ठीक है, 3 प्रकार के देश देखने के लिए मिलता है अगर हम इंटरनेशनल पर देखते हैं तो। एक देश को हम देखते हैं विकसित देश, जैसे कि विकसित देश में आ जाता है अमेरिका, जर्मनी, इटली, ये सब देश, चाइना भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब जापान, ये सब देश क्या है, विकसित देश है, विकसित करने के विकास कर चुका है। ठीक है, भारत आ जाता है विकासशील देश में से, माने कि विकासशील हम वैसे देश को कहते हैं जो कि विकास कर रहा है, विकसित नहीं हुआ, विकास कर रहा है। अब विकास करने के बाद जो और ऊंचाई पर जाएगा तो हम लोग विकसित देश में से आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ देश ऐसा होता है जो कि अविकसित होता है। अविकसित कहने का मतलब उसका आर्थिक स्थिति पूरे खत्म हो जाता है, जैसे कि श्रीलंका को ले सकते हैं, बगल में चीन का भी कुछ हाल, बगल में पाकिस्तान का कुछ हाल ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, वो लोग जो उसका आर्थिक ग्रोथ है काफी पीछे जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो विकास कर रहे हैं विकास करें, लेकिन क्या है हम लोग भौतिक और अन्य कारणों का जो फायदा, अन्य कारणों का जो यूज कर रहे हैं उसको हम हानि ना पहुंचाए, इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। उसके बाद आ जाता दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है कि विकास का अर्थ सतत पोषीय विकास होना चाहिए। इसकी परिभाषा में रिपोर्ट ने सीधे सरल परंतु बृहत स्तर पर विकास का अर्थ स्पष्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है जो कि ज्यादा थी करे, अब एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि पॉइंट सबसे ज्यादा ये याद रखिएगा कि सतत पोषीय विकास क्या है। ठीक है, सतत पोषीय विकास जो है पॉइंट वो ज्यादा क्लियर होता है। उसके बाद हम लोग का आ जाता है कि ये तो बस कुछ अवधारणाएं थी जो कि इंटरनेशनल पर दिया गया था, लेकिन अवधारणा के बाद जो कार्यक्रम कुछ किए गए थे इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रमुख देशों के थ्रू, प्रमुख देशों के द्वारा, वो देश कौन कौन से था और जो कार्यक्रम किया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बहुत सारा देश ने कंट्रोल किया और बहुत सारा नियम बनाया कि हम ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, तो ये जो पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, जो किस कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो तमाम बातें हैं इसको किस रूप में देखा गया, तो 1992 की बात है। ठीक है, 1992 में कुछ ऐसा माहौल बन गया था शीत युद्ध के जैसा, शीत युद्ध ऐसा युद्ध जो कि युद्ध के जैसा लगे, लेकिन युद्ध के जैसा माहौल बना रहे लेकिन युद्ध ना हो। ठीक है, तो 1992 के बाद क्या हुआ था, 1992 में ही कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया जाता है। यह सम्मेलन रियो डी जेनेरो जो कि अभी
अभी क्या वर्तमान में और पहले भी ब्राजील में था। ब्राजील एक देश है, तो ब्राजील में रियो डी जेनेरो नाम का एक शहर है जहाँ पर एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा सर ब्राजील कहाँ है, तो ब्राजील एक देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका जो महादेश है उस महादेश के क्षेत्र में ब्राजील है। ठीक है, तो यहाँ पर रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन करीब 3 जून से 14 जून तक चला 1992 में। तो इस सम्मेलन में करीब 100 से ज़्यादा, ठीक है, 178 देशों ने करीब भाग लिया। ठीक है, 178 देशों ने भाग लिया और उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और भाग लेने के बाद सबों ने जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आने की भूताप आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे गर्मी का सीजन जो आता है वो पहले पिछले साल से काफी ज्यादा भयानक होता है। तो जो गर्मी बढ़ रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए, तो इसके लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बुलाया जाता है और सब देश इस पे भाग लेता है। भाग लेने के बाद सब अपना अपना विश्वास प्रस्तुत करता है कि हम लोग विकास करेंगे, लेकिन हिसाब से करेंगे, समान रूप से करेंगे, भविष्य को देखते हुए करेंगे, भावी पीढ़ी को देखते हुए करेंगे। काफी तेजी से विकास नहीं करेंगे और इस प्रकार विकास नहीं करेंगे कि आने वाला भविष्य में वो नुकसान पहुंचावे। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखता हूं कि ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है क्या। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन में पूरे विश्व में पर्यावरण के संरक्षण तथा विभिन्न भागों में असंतुलित आर्थिक विकास से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए 1992 जो कि चालू हुआ था 3 जून से 14 जून तक चला था, 3 जून से 14 जून तक चला था, में 170 देशों ने, कहीं कहीं पर 170 देखने के लिए मिलेगा तो कहीं कहीं पर 178 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 178 या 70, ठीक है, हालांकि कॉमन नहीं मिलता कहीं पे, गूगल पर भी सर्च करेगा तो कुछ और मिलेगा, आप एनसीईआरटी देखते हैं तो कुछ और मिलेगा, भारतीय विवरण देखते हैं तो कुछ और मिलेगा। तो करीब 178 देशों ने एक बैठक की। इसमें भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु है जो हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन हो जाता है जो सही टाइम से नहीं होता परिवर्तन, तो जलवायु में परिवर्तन, जीवमंडल को होने वाली हानि जैसे अनेक समस्याओं का गहन विवेचन किया गया और पृथ्वी को विनाश से बचाने का संकल्प लिया गया। इस सम्मेलन के कार्यक्रम 21 में सतत पोषीय विकास का उल्लेख है जो कि 21वीं सदी में आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका उल्लेख किया गया। इसमें पर्यावरण को होने वाली हानि, गरीबी, स्वास्थ्य समस्या इत्यादि को हल करने के लिए विश्व स्तर पर पारस्परिक सहयोग पर तो बल दिया ही गया, सतत पोषीय विकास पर विशेष बल दिया गया। सभी देशों से अनुरोध किया गया कि वे क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए समुचित नियम का निर्धारण करें तथा उनका पालन कड़ाई से करें और सतत पोषीय विकास के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों को वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। कहने का मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग पर तो बात किया गया, जलवायु परिवर्तन में बात किया गया, जीवमंडल में को होने वाली हानियों और समस्या, उसके बाद पर्यावरण, हानि, गरीबी, स्वास्थ्य वगैरह पर भी बात करने का अवसर मिला लोगों को। और जो इस सम्मेलन को बुलाया गया और ऐसे ही और सम्मेलन, यानी कि ऐसे ही पृथ्वी सम्मेलन और किया जाए भविष्य में। इस सम्मेलन में जो भी खर्च होगा उस खर्च से निपटने के लिए एक और संस्था की स्थापना किया गया जिसका नाम क्या था, विश्व पर्यावरण कोष।
उसका स्थापना किया गया कि हम बार बार पृथ्वी सम्मेलन करेंगे, उसमें जो खर्च होगा कौन करेगा, विश्व पर्यावरण कोष करेगा। तो ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया चलाई गई और लोगों को यह शिक्षित किया गया, लोगों देश अन्य देशों को यह शिक्षित किया गया कि हम किस प्रकार संसाधन को बचाएं, संरक्षण दें। ठीक है, तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। इसमें दोस्त जो पॉइंट आप लोग को याद रखने वाला होता है वो ये होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से ये बनती है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो प्रथम पृथ्वी का आयोजन का सम्मेलन कब किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरो में किया गया था। ठीक है, रियो डी जेनेरो है कहाँ, तो ब्राजील में। ब्राजील किस महादेश में, तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, लगभग 170। हम आप लोग को बता दें कि कहीं कहीं पर 178 भी देता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था जो कि बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अगला पॉइंट। ये तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, तो यहाँ पर तो बताया गया कि विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। ऐसा ही पृथ्वी सम्मेलन बुलाने के लिए तो ये तो प्रथम में पृथ्वी सम्मेलन, इसके बाद भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो जी हाँ, इसके बाद भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जानते हैं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था ये 23 से 27 जून 1997 मानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद करीब 5 साल बाद 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 साल बाद यानी प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। काफी छोटा सा पॉइंट है, तो याद रखिएगा कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आखिर हुआ कब, तो यह स्मॉल डेट के साथ ही याद रखिएगा कि 23 जून से 27 जून 1997 में कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर ही आधारित था, जो कि 5 साल बाद हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद हुआ था और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। अब आगे का पॉइंट है क्योटो सम्मेलन। अब ये क्योटो सम्मेलन क्या था, तो क्योटो सम्मेलन सेम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जैसा था, लेकिन ये क्योटो शहर में हुआ था, जापान का एक शहर है, वहां पर ये आयोजित किया गया था क्योटो सम्मेलन। इसमें भी बहुत सारे देशों ने भाग लिया और इसमें तो सभी ने शर्त रखा कि हम इतने ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कुछ कटौती करेंगे। बहुत सारे देशों ने कटौती भी किया, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत बोल दिया था, 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 16 गैसों, जिसमें था CO2, मीथेन, एन यानी नाइट्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, HCF पर, सॉरी यहाँ पर एक गलती है, HCF नहीं होगा, यहाँ पर CFC होगा, CFC पर, नो सही है दोस्तों, ओ माय गॉड, सॉरी, HFC पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% कटौती पर सहमत हुए। इसे मॉन्ट्रियला समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस गैस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका बेस पॉइंट क्या है, जो जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पहला आ जाता है क्वेश्चन कि क्योटो शहर है कहाँ, तो कहाँ है, हम अभी देखा कहाँ है, तो जापान में है। दूसरा इसका क्या हो सकता है कि क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो इसका आयोजन कब किया गया था, तो दिसंबर
97 में किया गया था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा वृद्धि करेगा तो इसमें यह कहेगा कि कीटो सम्मेलन में कितने गैसों को उत्सर्जन पर रोक लगाया गया था, तो इसमें 6 गैसों को उत्सर्जन पर रोक लगाया गया था। अभी इसमें यह भी बन सकता, थोड़ा सा अगर आप 10वां से हट जाते हैं और थोड़ा सा कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जा सकता है, आता भी है कहीं कहीं पे कि कीटो सम्मेलन में जो यूरोपीय संघ था, यूरोपीय संघ, वो संघ कितना प्रतिशत गैसों के उत्सर्जन पे रोक लगाया था, तो कितना, 8%। कौन? यूरोपियन संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका कितना? 7%। जापान कितना? 6%। इन सारे पॉइंट पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट भी बन सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं इसके बाद, तो एक पहला पृथ्वी सम्मेलन हमने देखा जो कि 1992 में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हमने देखा जो कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन देखा हमने जो कि 1997 में हुआ था। अब ये तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का करीब करीब 10 साल बाद, यहां पर लिखा हुआ भी है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो ये बस ऐसा ही रह गया था। तो बस इसका डेट याद रखिएगा कि ये कब आयोजित किया गया था, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। थोड़ा सा कहाँ हुआ था ये भी याद रख लीजिएगा, तो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा संसाधन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका लास्ट पॉइंट था। अब यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव हम आगे के पार्ट में लिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।